आउट ब्रीडिंग पर बात कर रहे थे हम लोग, और आउट ब्रीडिंग में कितने प्रकार की आउट ब्रीडिंग है इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। और ये कितने प्रकार का डिस्कस किया था हम लोगों ने? एक आउट क्रॉसिंग, दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग, और तीसरा था इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स। ये तीन प्रकार की आउट ब्रीडिंग पर हम लोगों ने चर्चा किया था और आपको बताया था कि आउट ब्रीडिंग से हाइब्रिड्स पैदा होते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रमोट होती है। और हाइब्रिड होने का एक लाभ ये है कि जो हाइब्रिड होता है वो हमेशा अपने पेरेंट से क्वालिटी और क्वांटिटी में सुपीरियर होता है। आउट क्रॉसिंग में हमने आपको बताया था कि क्रॉस में जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी स्पेसीज सेम है, उनका जीनस सेम है। अगर डिफरेंट कोई चीज़ है तो क्या है कि उनके पिछले 4 से 6 जनरेशन्स में कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है। ठीक। दूसरा हमने आपको बताया था क्रॉस ब्रीडिंग, यहाँ पर जीनस सही है, स्पेसीज भी सेम है, परंतु ब्रीड डिफर कर रही है। और पहले वाले में तीनों सेम थी, लेकिन डिफरेंस किस बात का था कि पिछले 4 से 6 जनरेशन तक उनकी कॉमन एंसेस्ट्री नहीं थी। तीसरी कंडीशन यहाँ पर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड की है। इंटर स्पेसिफिक मतलब यहाँ पर स्पेसीज चेंज हो रही है। हमने आपको म्यूल का एग्जाम्पल दिया था, टाइगॉन बताया था, लाइगर बताया था, इन सब पर चर्चा किया था। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम आउट ब्रीडिंग के चक्कर में क्यों पड़े हैं? क्योंकि आउट ब्रीडिंग से जो प्रोजेनीज पैदा होती हैं, अभी हम लोगों ने इसके पहले बात किया है कि ये सुपीरियर होती हैं पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के उससे सुपीरियर होती हैं किसमें? क्वालिटी में और क्वांटिटी में। तो हम तो ये चाहेंगे कि प्रोजेनी हमेशा अच्छी हो, सुपीरियर क्वालिटी की हो, सुपीरियर क्वांटिटी में हो। जैसे गेहूं की पैदावार करनी तो गेहूं की क्वालिटी भी अच्छी हो और पैदावार भी ज़्यादा हो, हम दोनों चाहेंगे। अब गेहूं की क्वालिटी कौन सी अच्छी होती है? दाना भरपूर होना चाहिए और मोटा दाना हो और पैदावार ज़्यादा हो। तो क्वालिटी भी अच्छी हो और क्वांटिटी भी अच्छी हो, इस बात को ध्यान में रख करके, क्योंकि सामान्य अपने दम पर जो आउट ब्रीडिंग होती है, सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे कि प्लांट्स में आउट ब्रीडिंग अपने दम पर जो होती है उसमें कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है। तो सामान्य तौर पर इसको हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज कहते हैं इन प्लांट्स। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज इन प्लांट्स, सबसे पहले हम इनमें चर्चा करेंगे। अब आपको मालूम है कि प्लांट्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं वो कौन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स इन प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स इन प्लांट्स, ये कौन होते हैं? ये होते हैं फ्लावर्स। कंडीशंस फ्लावर्स को लेकर के बनती है कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, दूसरे में क्या कंडीशन होती है? मेल फ्लावर होता है, एंड फीमेल फ्लावर। ऑन सेपरेट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं, ऑन सेपरेट प्लांट्स। हम इस कंडीशन को डायोसियस कंडीशन कहते हैं, जबकि इस कंडीशन को हम मोनोसियस कंडीशन कहते हैं। ये है मेल और फीमेल एक साथ, ये मोनोसियस कंडीशन है। और अगर मेल और फीमेल पेरेंट्स अलग अलग हैं, प्लांट्स अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन को डायोसियस कहा जाता है। एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि मेल एंड फीमेल प्लांट्स, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स on the different branches, on the different branches of the same plant,
ऐसा हो सकता है कि एक ही प्लांट की डिफरेंट ब्रांच पर मेल और फीमेल फ्लावर्स लगते हैं, जैसे मक्के में होता है। तो मक्के में अगर देखें तो अलग अलग पोजीशन होती है, मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग, लेकिन एक ही प्लांट पे होते हैं। तो पहला केस आपने देखा कि प्लांट भी एक ही है और फूल भी एक ही है, एक ही फूल में मेल और फीमेल ऑर्गेन्स डेवलप हो रहे हैं। इस कंडीशन को हम बाइसेक्सुअल कंडीशन, मोनोसियस कंडीशन कहते हैं। यहां पर क्या है कि मेल और फीमेल फ्लावर्स के लिए प्लांट ही अलग अलग है, एक प्लांट मेल है, दूसरा फीमेल प्लांट है, जैसे पपाया में होता है, पपीते में। तो वहां पर उस कंडीशन को हम डायोसियस कहते हैं। लेकिन अगर एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर्स सेपरेट हो, परंतु प्लांट एक ही उनकी डिफरेंट ब्रांच पर या डिफरेंट पोजीशन पर हो, तो इस कंडीशन को अगर हम देखें तो ना डायोसियस कह सकते हैं ना मोनोसियस कह सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो टर्म इनके लिए हम मोनोसियस ही यूज करेंगे, क्योंकि है तो प्लांट तो एक ही है, तो इसके लिए भी टेक्निकली हम मोनोसियस कंडीशन यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त दो और कंडीशंस होती हैं, जरा उनके बारे में आप जानिए कि अगर किसी भी प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी हों और मेल फ्लावर हों, तो हम इसे एंड्रोमोनोसियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, यस, एंड्रोमोनोसियस कंडीशन। ये स्पेशल कंडीशन है, यहां पर हम आपको नोट करा रहे हैं। अगर हम देखें तो एंड्रोमोनोसियस कंडीशन ये स्पेशल केस है। एंड्रोमोनोसियस कंडीशन यहां पर क्या है कि यहां पर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी हैं एंड ऑन सेम फ्लावर, ऑन सेम प्लांट। एक ही प्लांट की एक ब्रांच पर बाइसेक्सुअल फ्लावर लग रहे हैं और दूसरी ब्रांच पर मेल फ्लावर लग रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम एंड्रोमोनोसियस कहते हैं। दूसरी जो कंडीशन है वो गायनोमोनोसियस है। इस कंडीशन में क्या होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट पर परंतु अलग अलग पोजीशन है। एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर भी है, ये सॉरी फीमेल फ्लावर है और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी है, तो हम इसको गायनोमोनोसियस कहते हैं। गायनो क्यों कहा? क्योंकि फीमेल फ्लावर अलग है, और मोनोसियस क्यों कहा? क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी है। तो इसको गायनोमोनोसियस कहते हैं, उसको एंड्रोमोनोसियस कहते हैं। तो इतने प्रकार की कंडीशंस रिगार्डिंग द सेक्स इन प्लांट यू कैन ऑब्जर्व। इतने प्रकार की कंडीशंस आपको मिल रही है। तो जब इतने प्रकार की डाइवर्सिटी है तो टाइप ऑफ पॉलिनेशन भी वेरी करता है। क्या होता है? वेरी करता है। टाइप ऑफ पॉलिनेशन, डू यू नो पॉलिनेशन? आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली स्टेज क्या है? गैमीट फॉर्मेशन। दूसरी स्टेज गैमेटिक ट्रांसफर एंड गैमेटिक यूनियन, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लेकिन गैमेटिक ट्रांसफर भी होगा। उसके बाद एम्ब्रायोजेनेसिस होती है, यानी कि जाइगोट से आगे का डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो यहां पर सबसे पहली स्टेज क्या होती है कि गैमीट का फॉर्मेशन हो, फिर गैमेटिक ट्रांसफर हो। ये जो गैमेटिक ट्रांसफर होता है, यहाँ पे ध्यान देना है कि कंडीशन ऊगैमस होती है। आप समझते हैं ऊगैमस कंडीशन क्या होती है? ऊगैमस का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो मेल गैमीट्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं और वो मोटाइल होते हैं, परंतु जो फीमेल गैमीट्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये हाईली एडवांस कंडीशन होता है जहाँ पर एग स्टेशनरी होता है, इट इज नॉट मूविंग एनीवेयर, बट द मेल गैमीट हैव टू ट्रेवल अप टू द फीमेल गैमीट टू फर्टिलाइज इट। दिस कंडीशन इज नोन एज ऊगैमस कंडीशन, जहां पर गैमीट डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन जो मेल गैमीट है इट इज स्मॉलर इन साइज एंड हैविंग द पावर ऑफ मूवमेंट बिकॉज इट इज हैविंग द मूवमेंट ऑर्गेन्स, जैसे फ्लैजिला पाया जाए, जैसे या कोई उनके विंग्स हो या कुछ इस प्रकार का हो। लेकिन अगर मेल गैमीट में विंग्स या इस प्रकार के फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं है तो यहां पर किसी न किसी एजेंसी की जरूरत पड़ेगी, एंड दिस ऑफन रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जहां पर पोलन ग्रेन में किसी भी प्रकार के मूवमेंट के लिए ऑर्गेन नहीं है, ना तो फ्लैजिला है और ना ही इस तरह का कोई। आपने विंग्ड पोलन ग्रेन पढ़ा होगा, ये किसमें होता है? पाइनस में बनता है। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, जबकि एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स में पावर ऑफ मूवमेंट नहीं होता। एग अपनी जगह स्थिर होता है और पोलन ग्रेन अपनी जगह। तो ऐसी कंडीशन में पोलन ग्रेन को टिप ऑफ द स्टिग्मा तक, यानी कि फीमेल के टिप, पिस्टिल के टिप तक ले जाने के लिए किसी न किसी एजेंसी की जरूरत होती है, एंड दीज एजेंसीज आर नोन एज पॉलिनेटिंग एजेंसीज, एंड दिस एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन अप टू द टिप ऑफ द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो यहाँ पर कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंसी होती है। बेसिकली पॉलिनेटिंग एजेंसीज दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती हैं जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल और दूसरी होती हैं नॉन बायोलॉजिकल।
जो नॉन बायोलॉजिकल एजेंसीज होती हैं इनमें खास करके दो होती हैं, इनमें से पानी होता है वाटर, जिसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं. इफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर इट इज नोन एज हाइड्रोफिली. एंड इफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एयर, if the pollen grains are carried to the tip of the stigma by the air, it is known as anemophily. अगर इन दोनों मैकेनिज्म को हम हटा दें तो फिर उसके बाद बचता है बायोलॉजिकल एजेंसीज. बायोलॉजिकल एजेंसीज में डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनिमल इन्वॉल्व्ड इन पॉलिनेशन, दिस में बी एंथ्रोफिली इफ ह्यूमन इन्वॉल्व्ड, दिस में बी कायरोप्टेरीफिली, कायरोप्टेरी का मतलब बैट्स के द्वारा हो रहा, ऑर्निथोफिली बर्ड्स के द्वारा हो रहा. ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा और हम अगले जो हमारा ये चैप्टर आएगा पॉलिनेशन तो हम वहाँ बता भी देंगे. फिर बात ये आती है कि जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ये पोलन ग्रेन्स और पिस्टिल इन दोनों के बीच में एक मॉलिक्यूलर डायलॉग होता है. दोनों मॉलिक्यूलर डायलॉग, अ काइंड ऑफ रिकॉग्निशन एट द मॉलिक्यूलर लेवल, जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट. पोलन ग्रेन ऑफ वन स्पेसीज इज एबल टू फर्टिलाइज द एग ऑफ द सेम स्पेसीज, नॉट ऑफ अदर्स. It is the one-to-one relationship and it is highly specific, just like the animals you can see. In case of animals, the sperm of one species fertilizes only the egg of the same species. In the same manner, plants also have such kind of recognition power, where the stigma is more receptive for the pollen grain of its own species. It is not receptive to other. Landing may take place. Landing समझते हैं? जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर सेट होते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज लैंडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऑन द टिप ऑफ स्टिग्मा. बट द क्वेश्चन इज दैट वेदर स्टिग्मा इज रिस्पॉन्सिव फॉर दैट पोलन ग्रेन और नॉट. यहाँ पर जो स्टिग्मा है वो उस पोलन ग्रेन के लिए रिस्पॉन्सिवनेस शो करता है या नहीं. तो कहते हैं लैंडिंग तो किसी की भी हो जाएगी. तो देयर आर टू काइंड ऑफ पोलन ग्रेन्स, वन दैट इज रॉन्ग टाइप एंड अदर इज राइट टाइप. दो प्रकार के पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, लेकिन पहचान किसकी होती है? जो अपनी बिरादरी का है. तो जो अपनी बिरादरी का पोलन ग्रेन है दैट इज अलाउड टू फॉर्म द पोलन ट्यूब एंड टू फर्टिलाइज द एग, एंड रेस्ट अदर दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी और स्पेसीज, इट इज रिजेक्टेड. एंड दिस डायलॉग बिटवीन द पोलन एंड पिस्टिल इज नोन एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. राइट, ये भी हमें इसमें नहीं पढ़ाना है आउटब्रीडिंग में. जी नहीं, यहाँ पे नहीं पढ़ाना है हमको. हमें ये बात करनी है कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेल्फ नहीं, तो पहले हम बात कर ले कि पॉलिनेशन जेनेटिक बेसिस पर कितने आधार का होता है, कितने तरीके का होता है. तो एक होता है ऑटोगैमी और एक होता है एलोगैमी. एलोगैमी या जीनोगैमी कहते हैं उसको, XENO. ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है कि इफ द पोलन एंड एग बिलोंग टू द सेम फ्लावर, एक ही फूल के हैं, तो अगर एक ही फूल के हैं तो मजबूरी उनकी है कि एक ही प्लांट के होंगे. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑटोगैमी. ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमी मीन्स होता है यूनियन ऑफ गैमीट्स. यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और हम बात करेंगे कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज प्लांट्स के केस में क्या होती. तो हैविंग सम बेसिक नॉलेज, क्योंकि इतना जरूरी था बताना कि ये क्या चीज़ है. तो अब ये कंडीशंस आप देख चुके हैं कि प्लांट्स के केस में पहली कंडीशन रिगार्डिंग द सेक्स, इट इज मोनोसियस व्हेन द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लांट. द कंडीशन, अदर कंडीशन इज दैट द मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर सेपरेट. मेल प्लांट्स बेयर द मेल फ्लावर्स एंड फीमेल प्लांट्स बेयर द फीमेल फ्लावर्स. तो इस कंडीशन को डायोसियस कहते हैं. द थर्ड कंडीशन इज दैट the male and female flowers are separate, but these are born on the same plant on different branches or at the different locations in the plant. Right? अगर हम बात करें यहाँ पर तो कहते हैं कि साहब some special condition that is andromonoecious having bisexual flower as well as male flower on the same plant. और इसमें क्या है? gynomonoecious having the bisexual flower as well as the female flower on the same plant. Right? अब इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके और हम बात करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनेशन की, कितने तरह का प्लांट में होता है, तभी हम आउटब्रीड डिवाइसेस समझ पाएंगे. बात कर रहे हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. तो पहले आप ये समझ लीजिए कि पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है. टाइप ऑफ पॉलिनेशन किस आधार पर? जेनेटिक बेसिस पर. टाइप ऑफ पॉलिनेशन ऑन द जेनेटिक बेसिस. जेनेटिकली अगर हम देखें कि पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, अगर हम इसे देखें तो इसमें से पहला केस जो निकल कर आता है दैट इज ऑटोगैमी. यू कैन से फॉर दिस इट इज द सेल्फ पॉलिनेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज द सेल्फ पॉलिनेशन. यू कैन से इट एज इन ब्रीडिंग. हम इसे इन ब्रीडिंग भी कह सकते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन. यहां पर क्या होता है इन दिस केस,
In this case, the stigma and pollen grains belong to the same flower. प्लांट नहीं लिखना है, सेम फ्लावर। एक ही फूल के हैं, एक ही फूल का पोलन ग्रेन अपने ही फूल के एग को यानी उसके स्टिग्मा पर आकर लैंड करता है। सच काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज ऑटोगैमी इन जेनेटिक लैंग्वेज। द टर्म इन ब्रीडिंग यू कैन अप्लाई हियर फॉर दिस। पढ़ा चुके हैं हम आपको इन ब्रीडिंग क्या चीज होती है, ठीक है। लिख लिया सभी ने? अब यहां पर यह जरूरी है कि जो पोलन ग्रेन है उनकी मैच्योरिटी और एग की मैच्योरिटी के बीच में टाइम का डिफरेंस ना हो, सिंक्रोनाइज्ड वे में। हालांकि इस पर अभी हम आएंगे तो बात करेंगे डिवाइसेज पर। इसी को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। दूसरी कंडीशन जो यहां पर बन रही है वो कौन सी है? वो है जेनोगैमी। टर्म जेनो का मतलब होता है एक्सटर्नल, बाहरी। जब पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट का हो, पोलन एंड स्टिग्मा बिलोंग्स टू द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज। स्पेसीज एक ही होनी चाहिए, परंतु वो दूसरे प्लांट का हो। एक ही प्लांट पर अगर दो फूल अलग अलग हैं, उनके बीच में हो, तो फिर उसको हम जीनोगैमी नहीं कहेंगे। जेनोगैमी का मतलब ये हो गया कि फूल अलग अलग प्लांट के हों। पोलन ग्रेन एक प्लांट के फ्लावर का है और एग जो है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर का है, तो हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन। That promotes the hybridization or the heterozygosity हेट्रोजाइगस कंडीशन को प्रमोट करता है, हेट्रोसिस बढ़ाता है। हाइब्रिड वीगर, जो संतानें हाइब्रिड पैदा होंगी उनमें हाइब्रिड वीगर देखने को मिलेगा। कि एक क्रॉस पॉलिनेशन है। सामान्य तौर पर जेनेटिक वेरिएशंस को मेंटेन रखने के लिए हाइब्रिडाइजेशन प्रकृति का नियम है। इट इज द रूल ऑफ नेचर टू प्रमोट द हाइब्रिडाइजेशन। इट इज द रूल ऑफ नेचर to promote hybridization for genetic variation। जेनेटिक वेरिएशंस को प्रमोट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन को प्रमोट करना प्रकृति के नियम में आता है। तो सामान्य तौर पर जब तक कि दूसरा पार्टनर मौजूद है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में भी अवॉइड किया जाता है और एनिमल्स में भी किया जाता है, क्योंकि इवोल्यूशन ट्रेंड है, डेवलपमेंटल ट्रेंड है कि इवोल्यूशन होगा, नई नई स्पीसीज जनरेट करेंगी, जेनेटिक वेरिएशंस पॉपुलेशंस में देखने को मिलेंगे, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म इंड्यूस्ड होगी। एक ही ह्यूमन पॉपुलेशन में एक दूसरे के चेहरे मैच नहीं करते, क्रोमोसोम की संख्या मैच करती 46 सही है, 2 आंखें 2 हाथ पैर, कॉमन पैटर्न सब में मैच करता है, परंतु चेहरे की बनावट मैच नहीं करती है। अब अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पर उतरेंगे तो ब्लड ग्रुप ही देख लीजिए, 4 प्रकार के ह्यूमन पॉपुलेशन में ही होते हैं।
केवल ABO पैटर्न पर, अदरवाइज ब्लड ग्रुप तो 30 के ऊपर हैं। तमाम अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स के लेवल पर ब्लड ग्रुप का डिसीजन होता है। रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप देयर आर सो मेनी वेरिएशंस इन ह्यूमन पॉपुलेशन। LM पैटर्न पर होता है, ABO पैटर्न पर होता है, RH पैटर्न पर होता है, कई ढेर सारे होते हैं। जीन, ग्लोबिन जीन फैमिली पर आए ह्यूमन में अलग अलग होता है। आपको पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा हुआ है कि 99.9% ह्यूमंस दे आर सिमिलर, बट द वेरिएशन इज ऑफ 0.1%। 0.1% का, जितने हम सारे मनुष्य यहाँ पर बैठे हैं सभी के बीच में 99.9% सिमिलरिटी है। 99.9% सिमिलरिटी है एंड द डिफरेंस अराइजेज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ 0.1% ओनली। एंड ऑफ दिस, ये जो 0.1% है, इसी ने हिंदुस्तान के 135 करोड़ भाइयों और बहनों का चेहरा एक जैसा नहीं बनाया है। नरेंद्र मोदी, मेरे देश के 135 करोड़ भाइयों और बहनों, यद्यप आप में 99.9% सिमिलरिटी है, बट द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ 0.1%। एक दूसरे के चेहरे सिमिलर नहीं है। कहते हैं नहीं कहते हैं? कुछ अपने ही स्टाइल से कहते हैं, हम अपने स्टाइल। 135 करोड़ भाइयों और बहनों का चेहरा मैच ना करे। हिंदुस्तान में एक ही अमिताभ बच्चन के चेहरे वाला, शाहरुख खान एक ही है। मिलता जुलता तो कोई भी हो सकता है, मिमिक्री कर सकता है और भी तमाम बातें, लेकिन ओरिजिनल एक ही है। अगर आप ये तो चेहरे की बनावट पे आ गए, सामान्य तौर पर जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो आपको पॉपुलेशन में दिख जाता है, अगर आप जेनेटिक लेवल पर उतरेंगे तो साहब न मालूम कितने वेरिएशंस आते हैं। और कह रहे हैं कि ये जितने भी जो 0.1% का वेरिएशन है, इनमें भी मिलियंस ऑफ वेरिएशंस ऐसे हैं जहां पर केवल एक नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस है। इट इज नोन एज SNP। पढ़ा होगा आपने इंटरमीडिएट में, SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जहां पर डिफरेंस केवल एक न्यूक्लियोटाइड का है, बस वेरी कर गया आदमी। तो इतने जो वेरिएशंस हो रहे हैं, इन सारे वेरिएशंस का कारण क्या है? हाउ दीज वेरिएशंस केम इन सोसाइटी, इन पॉपुलेशन। क्यों सभी कुत्तों का चेहरा एक जैसा नहीं होता? हम तो जानते हैं कि सभी कुत्ते एक जैसे होते, कुत्ते कुत्तों को पहचानते हैं, आदमी आदमी को पहचानते हैं। अभी ढेर सारे विदेशी एक साथ खड़े हो जाए, हम कंफ्यूज हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे से मैच करते हुए तमाम ट्रंप होंगे, दिखाई देंगे। लेकिन हम अपने हिंदुस्तानियों को तो पहचान ही लेते हैं, लेकिन अब विदेशी एक साथ खड़े हो जाए तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है, वो कह रहे हैं कि साहब 99.9% सिमिलरिटी और 0.1% डिससिमिलरिटी। इस 0.1% डिससिमिलरिटी में भी मिलियंस ऑफ लोकेशंस पर डिफरेंस केवल एक नाइट्रोजन बेस का है। एक नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस है, जिसने हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को अलग अलग कर दिया है। यह है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। इसी प्रकार से प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में भी जेनेटिक वेरिएशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। डार्विन ने क्या कहा था? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड दोज दैट आर मोस्ट फिट गेट द चांस टू सर्वाइव मोर। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, साइंटिस्ट ने उनसे पूछा कि व्हाट इज द काज ऑफ अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। यू से दैट इट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बट फ्रॉम वेयर द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट? कहां से आए ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? चलो फिटेस्ट हो गए तो वो सर्वाइव कर गए, लेकिन ये जो फिटेस्ट थे, इनमें फिटनेस आई कहां से? तो हाउ दीज अराइव, कहां से आ गए? ये टपक पड़े या फिर कोई परिवर्तन हुआ? तो डार्विन ने कहा वेरिएशन हुआ, और वेरिएशंस का कारण तमाम बताया। व्हेन वी कम टू दैट चैप्टर वी विल डील, तब उस पर हम बात करेंगे। अभी तो केवल बहुत छोटी सी बात हम जेनेटिक्स पर यहां कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि साहब जीनोगैमी, कह रहे हैं कि सामान्य तौर पर प्लांट भले ही बाइसेक्सुअल हो, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करने की यहां पर डिवाइस होती है, एंड दैट डिवाइस इज नोन एज आउटब्रीड डिवाइसेज। किस किस आधार पर हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने में सफल होते हैं, उन सभी टेक्निक्स को आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज कहा जाता है, जिसे हम प्लांट में पढ़ने चल रहे हैं। ये बात समझ में आ गई सभी को? तीसरी कंडीशन जो पॉलिनेशन की होती है, इसको देखने के बाद, लेकिन हमारा फोकस इसी पर रहेगा, किस पर? कि हाइब्रिडाइजेशन जिससे प्रमोट हो रहा है उसका इंतजाम क्या क्या है, उस पर बात करेंगे कि कितनी टेक्निक, कौन सी मैकेनिज्म है जो कि इस घटना को अंजाम दे रही है। और तीसरी बात जो है वो जीटोनोगैमी है। कौन है? जीटोनोगैमी है। थर्ड केस, यहां पर क्या है? कह रहे हैं प्लांट साहब एक ही है, ये प्लांट तो एक ही है, पत्ती है ये इसकी,
अब ऊपर कौन लगा है? ये मेल फ्लावर्स हैं। ये कौन है? ये मेल फ्लावर्स हैं, ऊपर टिप पर लगे हैं। और जो फीमेल फ्लावर है वो ये है, ये इनकी स्टिग्मा है। प्लांट पहचान गए? हाँ, जो गांव वाले हैं पहचान गए होंगे, मक्के का प्लांट देखा होगा। ऊपर ये जीरा कहते हैं, जीरा आए, और ये भुआ आए, सुने हो कि ना है कि नहीं? तो जौन भुआ आए वो कौन है? ये फीमेल फ्लावर है। कौन है? तो ये सभी जो आ रहे हैं ये कौन है? स्टाइल। ये सभी स्टाइल हैं। तो टिप ऑफ द स्टिग्मा ये है। ये क्या है? टिप ऑफ द स्टिग्मा, दिस वन। तो भैया ये काव है, कहीं की मेल फ्लावर है। यहां से क्या निकलेगा? पोलन ग्रेन निकलेगा। ये पोलन निकल कर कहां पर आएगा? स्टिग्मा पर आकर इसको फर्टिलाइज करेगा। तो कह रहे हैं कि साहब फ्लावर्स यहां पर एक ही प्लांट पर हैं, लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग है। और इसमें से पोलन ग्रेन निकलकर उसी प्लांट के फीमेल फ्लावर को अगर फर्टिलाइज करें तो हम इस केस को क्या नाम देते हैं? इसको जीटोनोगेमी कहते हैं। राइट, बात समझ में आ गई? तो ये किस में देखने को मिल रहा है? इन मेज प्लांट। यहां पर क्या हो रहा है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स belong to the same plant but at different point or locations। उस प्लांट के डिफरेंट पॉइंट पर इनका अरेंजमेंट होता है। तो इनके लिए ये कहा गया है कि जेनेटिकली ये क्या है? आ जाओ, खोल लो दरवाजा, खोल लो। बहुत लेट हो गई, 5 बज गया सीधे। इनकी सीट कहाँ है? आगे आ जाओ इधर, यहाँ पे। ये बैठ लो खाली इधर, या इस पे बैठ लो। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि साहब यहां पर अगर हम इसकी बात करें कि फंक्शनली और जेनेटिकली दोनों ढंग से अगर देखें तो फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि पोलन एंड स्टिग्मा बिलोंग टू डिफरेंट फ्लावर्स बट दीज फ्लावर्स आर ऑफ द सेम पेरेंट। एक ही पेरेंट के हैं, तो व्हाट विल बी द जीनोटाइपिक सिस्टम? जीनोटाइप कैसा है इनका? तो सिमिलर है। तो जेनेटिकली दिस इज ऑटोगैमी बट फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। राइट, तो ये टर्म जरूर नोट कर लेंगे यहां पर। इट इज ए केस ऑफ ऑटोगैमी। किस आधार पर? जेनेटिकली। अगर हम इसको आनुवंशिकी की दृष्टि से देखें तो यह सेल्फ पॉलिनेशन जैसा है, लेकिन अगर फंक्शनली देखें इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। किस व्यू में? फंक्शनली। इट इज द क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शनली इट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। राइट, ये कहानी है आपके सामने जो लिखी है। इतनी बात समझने के बाद अब हम चलेंगे और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज पर बात करेंगे। ऑटोगैमी समझ गए, जीनोगैमी समझ गए, जीटोनोगैमी समझ गए, और यहां पर ये टर्म ये आपने लिख लिया, एक लाइन लिख लिया। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीटोनोगैमी इट इज जेनेटिकली ऑटोगैमी बिकॉज द पोलन ग्रेन बिलोंग्स टू द सेम फ्लावर, सेम प्लांट, और स्टिग्मा भी सेम प्लांट का है, बस पोजीशन अलग अलग है, फ्लावर्स डिफरेंट है। इसलिए इस केस को हम नाम क्या देते हैं? इट इज नोन एज व्हाट? फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी, एंड जेनेटिकली इट इज ऑटोगैमी। लिख लिया। अब बात करेंगे हम कि ये जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज है कैसे हम इनको रोकें कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, इस पर चर्चा करनी चल रहा है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो इसके लिए क्या करें? तो सीधा अब हम आ रहे हैं किस पर? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज पर। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज, ये कौन है? आगे जोड़ दीजिए डिवाइसेज।
ये ऐसी मैकेनिज्म, डिफिनीशन देंगे, द मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी, जो सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी को जो मैकेनिज्म रोकें वो क्या कहलाती हैं? उनको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज कहा जाता है, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का काम कर रही हैं। हम इन्हें आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज कहते हैं। ठीक है, आप रोक लेंगे सरसों के खेत में गाना गाते हुए, पकड़ लेंगे, अरे भाई स्टिग्मा अपने वाले पोलन ग्रेन से बचो, तुम दूसरे वाले से फर्टिलाइज हो, मानेगी आपकी बात है? अरे जैसे हल्का सा हवा का झोंका लगेगा ना, एयर पॉलिनेशन हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते इसको, हैं? बिल्कुल ना कर सकेंगे। ये काम कर सकेंगे कहां पर? लैब में। ये काम लैब में कर सकते हैं, लेकिन मास में नहीं कर सकते। मास सिलेक्शन, क्रॉपिंग क्या है? फील्ड में जो वर्क हो रहा, जो कल्टीवेशन, किसान फसल जो उगाता है, तो वो क्या है? वो तो मास कल्टीवेशन है। तो मास कल्टीवेशन में कहां पहुंच पाएंगे? इतने सारे पेड़ के पास आप खड़े रहेंगे कि नहीं साहब ये गलत बात है, ऐसा मत करो, एकदम नहीं, नो, बिल्कुल नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, इनब्रीडिंग हो जाएगी, संतान इंफीरियर क्वालिटी की होगी, आपकी बात सुनेगा? सवाल ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसको रोकने के लिए नेचुरल लेवल पर उतरना पड़ेगा। कुछ डिवाइसेज हैं नेचर ने, मैंने भी आपको बताया ना कि प्रकृति को भी ये पसंद नहीं है। क्या है? क्लोजेस्ट रिलेटिव के बीच में क्रॉस नेचर को भी पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम तो मानोगे नहीं, हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। कर दिया व्यवस्था। अब वो जो व्यवस्था किया है ना, उसी को आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज नेचुरल लेवल पर जो हो रही उसे देखेंगे, और मैन इंड्यूस्ड जो है हम उसे बाद में देखेंगे। पहले नेचुरल देख लें क्या क्या हो सकता है। तो पहले हम बात करेंगे किसकी? पहले हम बात करेंगे डाइकोगैमी। क्या बात करेंगे? ये पहली डिवाइस है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज में पहली डिवाइस है, जिसको हम डाइकोगैमी कहते हैं। यहां पर क्या होता है, आपको ये पता है कि मेल और फीमेल जो गैमीट्स बनते हैं, पोलन और एग, इनकी एक निश्चित लॉन्गिविटी होती है, ड्यूरेशन होता है जब तक वो जिंदा रहते हैं। एक लाइफ स्पैन होता है किसका? बनने के बाद पोलन ग्रेन्स, जब वो पोलन चैम्बर से बाहर आते हैं तो इनका सर्वाइवल पीरियड कितने समय तक का होता है, तो ये क्या कहलाता है? इसकी लॉन्गिविटी होती है कि कितने समय तक ये जिंदा रहेगा। तो पोलन ग्रेन्स एंड एग both have a life span, ये ड्यूरेशन होता है जब तक वो जिंदा रहते हैं। आफ्टर दैट क्या होगा? मर जाते हैं। पोलन ग्रेन बनने के बाद उतने समय तक, जितने समय तक जिंदा है, इस बीच में अगर उसको अपनी वैरायटी का एग मिल जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और अगर अपनी वैरायटी का पोलन एग नहीं मिलता है तो किसी दूसरी वैरायटी का एग मिल जाए, लेकिन स्पेसीज सेम हो, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर नहीं मिलता तो ये मर जाएगा। तो हमको क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, नेचर ने अपने आप इनको अलग कर दिया। सिंक्रोनी है ही नहीं। पोलन ग्रेन और एग के मैच्योरेशन का टाइम अलग अलग है एक ही फूल में, इन सेम फ्लावर। द टाइम ऑफ मैच्योरेशन of the male and the female gametes differ.
मेल और फीमेल गैमीट के मेच्योरेशन का टाइम वैरी कर रहा है, डिफर कर रहा है, एक समय पर मेच्योर नहीं होते। देयर इज नो सिंक्रोनी। अब यहां पर ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि किसी भी फूल में जब पोलन ग्रेन बना तो उस समय एग मेच्योर नहीं है, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं। अब जितना देर बाद एग मेच्योर होगा उतनी देर में पोलन ग्रेन मर गया, तो क्या फर्टिलाइजेशन हुआ अपने से? नो। तो यहां पर वही कहानी है। डाइकोगैमी का मतलब क्या होता है कि यहां पर सिंक्रोनी नहीं है, टाइम में वेरिएशन है मेच्योरिटी का। तो यहां पर अगर मेल गैमीट पहले मेच्योर हो जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पहली कंडीशन बन रही है इसमें, इफ द पोलन ग्रेन मेच्योर फर्स्ट। इस कंडीशन को प्रोटेंडरस कंडीशन कहते हैं। प्रोटेंडरस कंडीशन, प्रोटो यानी फर्स्ट, एंड्रस मींस मेल गैमीट। मेल गैमीट पहले मेच्योर हो रहा है फीमेल के, कुछ समय तक जिंदा रहकर मर जाएगा, इसके मरने के बाद एग मेच्योर होगा। दूसरी कंडीशन क्या बन रही है? इफ द एग मैच्योर्स फर्स्ट, दिस कंडीशन इज नोन एज प्रोटोगाइनस कंडीशन। हम इस कंडीशन को प्रोटोगाइनस कंडीशन कहते हैं। इफ द पोलन ग्रेन मैच्योर फर्स्ट, कंडीशन इज नोन एज प्रोटेंडरस। इफ द एग मैच्योर फर्स्ट, कंडीशन इज नोन एज प्रोटोगाइनस। अगर इन दोनों में से कोई केस रिजल्ट किया उस प्लांट में तो निश्चित रूप से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों गैमीट एक साथ मैच्योर नहीं हो रहे हैं। ये क्या कहलाती है? इसी को हम डाइकोगैमी। तो ये पहली डिवाइस है। ऐसी कंडीशन में पोलन पहले बन गया, अंडा नहीं है, तो वो दूसरे के एग को फर्टिलाइज करेगा और फर्टिलाइज करके उसका काम खत्म। अब इसमें जब एग मैच्योर हुआ तो अपना पोलन ग्रेन नहीं तो दूसरे से पॉलिनेट होगा। तो हम इस कंडीशन को डाइकोगैमी कहते हैं। ये नेचर्स गिफ्ट है, प्रकृति प्रदत्त उपहार है, जिसकी वजह से हाइब्रिड्स अपने आप बनते हैं, इसमें आपका कोई रोल नहीं होता। लेकिन ये सभी प्लांट में नहीं है। अगर मान लेते हैं कि दोनों में हार्मोनी है, तब क्या करेंगे कि दोनों गैमीट सेम टाइम पर मैच्योर हो जाएं, तो सेल्फ पॉलिनेशन रोकने वाला दुनिया की कोई ताकत नहीं है, रोक लेगी। अगर इनमें सिंक्रोनस कंडीशन है और दोनों एक दूसरे से मिल पाएं तो, लेकिन ऐसी कंडीशन होती है और फिर भी हाइब्रिडाइजेशन प्रमोट होता है। वो कौन सा केस होता है? उसको कहते हैं हार्कोगैमी। क्या कहते हैं? हार्कोगैमी। अब दूसरी कंडीशन जो हम देखने चल रहे हैं वो है नेक्स्ट, दैट इज हार्कोगैमी। दूसरी जो डिवाइस है वो कौन सी है? द सेकंड डिवाइस इज नोन एज हार्कोगैमी। यहां पर आप देखें क्या हो रहा है। हार्कोगैमी, इसमें यह स्थिति होती है कि स्टिग्मा और पोलन ग्रेन, क्या नाम है, स्टैमेन, इन दोनों का या तो अरेंजमेंट जो होता है इस प्रकार होता है कि दोनों के बीच में दूरी बहुत हो जाती है, कोई एनाटॉमिकल बैरियर डेवलप हो जाता है। किसके बीच में? जैसे कि गायनेंड्रोफोर बनता है। गायनेंड्रोफोर कुछ फैमिलीज में बनता है। गायनेंड्रोफोर समझते हैं? गायनो माने होता है फीमेल, एंड्रो माने मेल, और फोर माने धारण करने वाली। एक विशेष प्रकार का स्टैक, डंठल विकसित हो जाता है जो कि उस पर स्टिग्मा लगता है, पिस्टिल ओरिजिनेट होता है, तो उसको गाइनोफोर कहते हैं। और उसी फूल में एक डंठल और बड़ा सा हो जाता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत आ जाता है, दूरियां बढ़ जाती हैं। और एक ही फूल में होने के बावजूद भी क्या है, एक ही फ्लावर में स्टिग्मा और स्टैमेन, इन दोनों का अरेंजमेंट दूर हो जाता है। ऐसा इस प्रकार का कोई एनाटॉमिकल बैरियर डेवलप होता है जिससे कि मेल गैमीट फीमेल के अप्रोच में नहीं होता और फीमेल गैमीट मेल के अप्रोच में नहीं होता। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि एक साथ ही मैच्योर करें, जब मिल ही ना पाएंगे तो फिर क्या होगा? तब क्या सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा? आंसर है नहीं होगा। इस कंडीशन को हार्कोगैमी कहते हैं। व्हेन एनी काइंड ऑफ एनाटॉमिकल बैरियर डेवलप्स बिटवीन द स्टिग्मा एंड stamen so that the male and female gametes are far apart from each other, एक दूसरे से बहुत दूर हैं और मुलाकात नहीं हो सकती। लिखो
हार्कोगैमी में क्या होता है कि एनाटॉमिकल बैरियर डेवलप होता है, सम काइंड ऑफ एनाटॉमिकल बैरियर। डेवलप that makes the distance between the male and female organs in the same flower. मान लो कि स्टेमेन की साइज बहुत छोटी है और स्टिग्मा बहुत ऊंचाई पर है। सपोज करो कि इस प्रकार का केस आपको देखने को मिल रहा है। ये है और स्टेमेन कहां पर है, ये है। अब अगर हम देखें तो पोलन ग्रेन ये है और स्टिग्मा कहां है, यहां पर। तो क्या ये यहां पर आ पाएंगे? इनके यहां तक पहुंचना संभव नहीं है क्योंकि डिफरेंस है किसका, हाइट का। ये हो गया इनकी साइज का डिफरेंस है। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि इतना गैप हो जाता है एनाटॉमिकल बैरियर की इन दोनों के लिए स्पेशल स्टैक बनते हैं। एक स्ट्रक्चर डंठल बनता है जिस पर कि स्टिग्मा बैठा है और इस पर स्टेमेन बैठा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को गायनेंड्रोफोर कहा जाता है। एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर इन द सेम फ्लावर। बात समझ गए? तो इस तरीके की कंडीशन अगर हो कि जहां पर स्टिग्मा और स्टेमेन एक दूसरे की रीच में ना आए, तो इस कंडीशन को हार्कोगैमी कहा जाता है। और भले ही दोनों गैमीट्स एक ही टाइम पर मैच्योर हों, एक दूसरे से मिल नहीं सकते। और ये आउटब्रीड का दूसरा मेथड है जो नेचुरल डिवाइस में हम आपको बता रहे हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज हम पढ़ रहे हैं। पहली टेक्निक हमने आपको बताया डाइकोगैमी और दूसरी बताया हार्कोगैमी। तो फॉर्मेशन ऑफ गायनेंड्रोफोर, नोट कर लेना, फॉर्मेशन ऑफ गायनेंड्रोफोर। इस प्रकार का स्ट्रक्चर अगर बने तो ये हार्कोगैमी का कारण बनता है। हाँ, हेट्रोस्टाइली में तो ये होता है कि डिफरेंस एनाटॉमिकल, उसमें बनावट में अंतर होता है, वो मार्फोलॉजी का करेक्टर है, आप पढ़ेंगे फ्लावर्स में हेट्रोस्टाइली क्या है। ठीक है, इसी प्रकार से फिर उसमें आप बात करेंगे कि जो मोड ऑफ अटैचमेंट होता है स्टेमेन का अलग अलग होता है, डाइवेरिकेट होता है, डिस्ट्रैक्टाइल होता है, वर्सेटाइल होता है। तो कई मोड ऑफ अटैचमेंट, तो उसी प्रकार से हेट्रोस्टाइली है। ठीक है, हेट्रो माने क्या, डिफरेंट, स्टाइल मीन्स क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, उससे संबंधित है। तो वो आप पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में, हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। गायनेंड्रोफोर जरूर है इससे संबंधित। गाइनोफोर, गाइनोफोर का मतलब, फोर का मतलब क्या होता है, धारण करने वाला। गाइनो माने फीमेल ऑर्गेन, तो फीमेल ऑर्गेन धारण करने वाला जो स्टैक्ड स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, गाइनोफोर। और मेल को धारण करने वाला एंड्रोफोर, और दोनों अगर हैं तो गायनेंड्रोफोर। लिख लिया सभी ने? यही सवाल आपसे पूछा जाएगा, हार्कोगैमी का प्रमुख कारण क्या है, गायनेंड्रोफोर का डेवलपमेंट। लिख लिया सभी ने? तीसरी कंडीशन यह है कि यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। ऐसी कंडीशन यहां बनती है जब, मैंने अभी आपको बताया था, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन फेल हो जाए। इवन द पोलन ग्रेन बिलोंग टू द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर को एग भी बिलोंग कर रहा है और पोलन ग्रेन भी बिलोंग कर रहा है, परंतु पहचानते नहीं एक दूसरे को। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि जो मॉलिक्यूलर डायलॉग है वो किसी कारण से जेनेटिकली फेल हो जाता है। तो अपने ही पोलन ग्रेन को पहचानने से इनकार कर देता है और स्टिग्मा अपने ही पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दे। कंपेटेबल नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन फेल हो जाए और इस आधार पर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए, ऐसा हो सकता है। तो यह किसी जेनेटिक बेसिस पर होता है। तीसरी मेथड, तीसरा जो मेथड है वो जेनेटिक काज है, जेनेटिक रिजेक्शन ऑफ द पोलन ग्रेन बाय द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। किसी आनुवंशिक कारणों से
स्टिग्मा अपनी ही बिरादरी के पोलन ग्रेन को पहचानने से मना कर दे। गैमेटिक इनकम्पेटिबिलिटी यहां पर बन रही है, पहचान नहीं है, ये किसी म्यूटेशन के कारण हो सकता है। ऐसी कंडीशन में रिजेक्ट हो जाएगा पोलन ग्रेन अपने से और मजबूरी है कि दूसरे पोलन ग्रेन से ये फर्टिलाइज होगा। ठीक, अगला ये चौथा है गैमेटिक इनवायबिलिटी। या गैमेटिक ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं इसको। जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं वो स्वस्थ नहीं है, किसी कारण से नष्ट हो गए। गैमेटिक इनवायबिलिटी, वायबल नहीं है। जो पोलन ग्रेन बने हैं वो स्वस्थ नहीं है या कोई डिफेक्ट है उनमें, ऐसा हो सकता है। तो स्टिग्मा अपने ही पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगा। गैमेटिक इनवायबिलिटी, ठीक है, इनके बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, टर्म इतना जान जाओ बहुत है। ये सभी नेचुरल काज है जो अभी हमने आपको बताया कि प्राकृतिक आधार पर आउट ब्रीडिंग को प्रमोट किया जा रहा है। अगला कौन है? वो मैन मेड है। जो मैन मेड होता है ये फील्ड वर्क नहीं होता बल्कि ये लैब में होता है। जब हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्रिएट करते हैं, कहां पर? लेबोरेटरी कंडीशन में, और हाइब्रिड सीड्स पैदा करते हैं, तो ये मैन मेड होता है। तो नेक्स्ट कौन है? अभी तक जो बता रहे थे वो क्या था? नेचुरल डिवाइसेस थी। अब कौन सा है? मैन मेड है। टू प्रोड्यूस हाइब्रिड, हाइब्रिड सीड्स, टारगेटेड ब्रीडिंग इज डन। जब हम हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस करने के लिए टारगेटेड ब्रीडिंग कराते हैं, ये मैन मेड होता है, तो निश्चित रूप से ये टारगेटेड होता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डेवलप करने की गरज से ऐसा कराते हैं। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग भी हो सकती है। जब कोई जीन पौधे में नहीं, जैसे आजकल बायोफोर्टिफिकेशन हो रहा, डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय बायोफोर्टिफिकेशन? बहुत पॉपुलर टर्म है और क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं मॉडर्न क्वेश्चंस में। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है ये? जैसे कि चावल है, पैदा किया जाता है। अब आपको मालूम है कि जो पीले पके हुए फल होते हैं सामान्य तौर पर गरीबों की पहुंच से दूर है। ऐसा माना जाता है कि गांव के जो गरीब लोग हैं उन पर तक पके हुए फल, आम के फल या पपीता या ये सब नहीं पहुंच पा रहे हैं, गाजर नहीं मिल रही है उनको। फिर चावल तो मिल रहा ना, आलू तो मिल रही ना, बिना चावल और आलू खाए हुए गरीब तो सर्वाइव करेगा नहीं, तो उसको खाना ही है। तो कह लगे साहब चावल में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड से हम चावल में प्रोटीन की कंटेंट को बढ़ा दें तो ये बायोफोर्टिफिकेशन है। उसकी क्वालिटी को एनरिच कर रहे हैं, उसमें विटामिन्स बढ़ा रहे हैं, उसमें मिनरल्स बढ़ा रहे हैं, उसमें प्रोटीन बढ़ा रहे हैं। तो जीन टारगेटेड एनहांसमेंट अगर क्वालिटी में हो रहा है किसी भी फूड के, तो हम इसे क्या कहते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। नाउ द सेम इज डन इन पैडी फील्ड। चावल में ऐसे चावल पैदा किए जा रहे हैं, गोल्डन राइस नाम सुना होगा, गोल्डन सेला सुना है ना? क्या होता है? बीटा कैरोटीन किसका प्रिकर्सर है? विटामिन ए का। अंधापन दूर करने के लिए आंखों में विटामिन ए की सप्लाई बढ़िया बनी रहे, इसलिए चावल तो गरीब खाएगा ना, तो चावल को एनरिच कर दिया उसके न्यूट्रिएंट्स के आधार पर, है कि नहीं? पालक पैदा कर रहे हैं तो पालक में प्रोटीन बढ़ा दिया, है कि नहीं? तो जो सामान्य सीजनल जो वेजिटेबल्स होते हैं वो तो खाएगा ही वो। तो ऐसी कंडीशन में सामान्य जो गरीबों का भोजन है उसमें भी हम अगर इन तत्वों को बढ़ा दें, क्योंकि हम तो ड्राई फ्रूट्स खा लेंगे, है कि नहीं, लेकिन पिस्ता सब खा पाएंगे क्या? तो ऐसी कंडीशन में क्या, तो भैया कहीं कि आलू तो मिल भी करते हैं ना, आलू आजकल गांव में भून के लोग खाते हैं, तो आलू में बढ़ा दो, पीले कलर के आलू आने लगे। ये कहलाता है बायोफोर्टिफिकेशन। इसके लिए टारगेटेड होता है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट को एनरिच करना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो इसके लिए हम उसके लिए जो जिम्मेदार जीन होता है उसको थोड़ा सा उसका चूड़ी उसकी टाइट कर देते हैं। कैसे टाइट करेंगे? अगर है तो उसका एक्टिवेशन कर देते हैं, और या फिर उसको जेनेटिक एम्प्लीफिकेशन कर देते हैं। दोनों जेनेटिक एम्प्लीफिकेशन, सेलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन। जब सेलेक्टिव रेप्लिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। जब किसी भी जीन के प्रोडक्ट की हमको ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको पीसीआर टेक्निक से एम्प्लीफाई करा देते हैं, तो उस जीन की संख्या बढ़ जाएगी आपके शरीर में, तो फिर उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? अरे भाई जैसे मान लेते हैं कि पैंक्रियाज में एक सेल है बीटा सेल, अब उसमें एक क्रोमोसोम है, उसमें जीन की संख्या बढ़ा दें या उसका एक्सप्रेशन फास्ट कर दें, इससे क्या होगा?
इससे इंसुलिन बनाने वाले पेप्टाइड की मात्रा बढ़ जाएगी, इंसुलिन यानी कि इंसुलिन का परसेंटेज बढ़ जाएगा, चलो काम बढ़िया होने लगा। तो इस प्रकार का कुछ इस तरह से टारगेट बना करके अगर काम करें, सारे टारगेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो कभी कभी हानिकारक भी साबित होते हैं, लेकिन उनकी बाकायदा टेस्टिंग करके तभी हम आगे बढ़ाते हैं उसको, क्योंकि जितने भी जीएमओ क्रॉप्स होते हैं उन सबकी टेस्टिंग होती है, उनका सर्टिफिकेशन होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी में, GEAC, जेक, जो उसको क्या करता है, वेरीफाई करता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया क्रॉप आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। जैसे अभी वैक्सीन है, उसकी अंडर ट्रायल चल रहा है, तो ये चीज़ है, समझ गए होंगे आप इस चीज़ों को। तो ये टारगेटेड बाय मैन होता है। आप कह रहे हैं कि ये काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में जो पेरेंट्स हम लेते हैं जिनके बीच में क्रॉस करा रहे हैं वो बहुत ही सुपीरियर वैरायटी के होने चाहिए। अब वो सुपीरियर किस मामले में है, इस चीज़ का तलाश किया जाता है, कहाँ पर, फील्ड वर्क किया जाता है। और इनके स्टिग्मा को जब हम एक सेलेक्टिव वैरायटी के पोलन ग्रेन से फर्टिलाइज कराना चाहते हैं तो स्टिग्मा में कंटामिनेशन आपको रोकना पड़ेगा। कंटामिनेशन समझते हैं, संक्रमण। अब पता लगा स्टिग्मा ऐसे खुला हुआ है कमल की फूल की तरह, आओ जितने भी प्रकार के रॉन्ग राइट सभी प्रकार के पोलन ग्रेन गिरो, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, है कि नहीं, कहीं आओ सभी आओ। इनफीरियर और सुपीरियर वैरायटी का भी तो रह क्या गया, इसीलिए क्या करते हैं, स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करते हैं, बैगिंग करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, बैगिंग, पॉलीथीन बैग से उसको कवर करते हैं। ये काम खेत में होगा, सरसों के खेत में नहीं, लेबोरेटरी में होगा। लेबोरेटरी में होगा तो पहले उनके सीड डेवलप करके फिर उनसे नया प्लांट ग्रो करा लेते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, बैगिंग करते हैं उसमें। तो एक स्टेप ये होता है कि टू अवॉइड द कंटामिनेशन द स्टिग्मा इज कवर्ड विद पॉलीथीन बैग, इट इज नोन एज बैगिंग। तो यहां पर क्या करना है, इसमें पहला काम स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना है। तो क्या होगा, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, to prevent the contamination of the stigma, it is covered with the polythene bag. इस घटना को, इस क्रिया को हम नाम देते हैं बैगिंग। हमने आपके स्टिग्मा को ढक दिया कि भैया जब भी हम तुम्हें खोलेंगे तो तुमको एक निश्चित वैरायटी के पोलन ग्रेन से ही फर्टिलाइज कराएंगे, अवांछनीय पोलन ग्रेन से नहीं कराएंगे। अब यहां तो हमने बैगिंग कर दिया, दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम स्टिग्मा को या तो कैंची से काट कर हटा देंगे या फिर गर्म पानी में डुबोकर मार डालेंगे। इस घटना को इमैस्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। कि एक फूल में जैसे यहां पर है, अब इसके हम नहीं चाहते कि ये स्टेमेन इसको फर्टिलाइज करे, तो इसको या तो कैंची से काट देंगे, क्या करेंगे, इसको कैंची से काटेंगे, ट्रिम कर देंगे, इसको इसे कट कर देंगे, और या फिर इसको गर्म पानी में डुबो के मार देंगे। तो अगर आप गर्म पानी में डुबोएंगे तो खौल जाएगा, खत्म कहानी, सब्जी बन जाएगी इसकी। इसको गर्म पानी में डाल देंगे, हॉट वाटर में, या फिर कैंची से कट कर देंगे। तो इस घटना का नाम क्या होता है, इमैस्कुलेशन होता है। इट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। और इसे हम क्या कर रहे हैं, पॉलीथीन से कवर कर दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इट इज नोन एज बैगिंग। खोलेंगे इनका कैप तभी जब यह जरूरी है कि हम एक वांछित प्रजाति के पोलन ग्रेन से ही इसके फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करें, तभी इसको हम खोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। फर्टिलाइजेशन जो है एक डिजायर्ड क्वालिटी के इस पोलन ग्रेन से ही किया जाएगा। तो इस घटना को हम क्या नाम देते हैं, बैगिंग। और इसमें क्या काम कर रहे हैं, इमैस्कुलेशन कर रहे हैं। ये सारा लैब वर्क है, लेबोरेटरी में किया जाता है, सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज पर हमने चर्चा कर लिया, आउट ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग क्या है, इनका आउटकम क्या है, इन सब पर चर्चा कर लिया। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेज होती हैं, ये प्रयोगशाला में किस प्रकार करते हैं। टारगेटेड प्लांट ब्रीडिंग एंड एनिमल ब्रीडिंग, इन दोनों पर हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। दैट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस। और इसके साथ साथ हमने स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर जो इंटरमीडिएट में एनसीईआरटी में पढ़े हैं, जिन पर से क्वेश्चन आएगा, वो चैप्टर लगभग कवर कर लेने की स्थिति में होंगे, समझ गए। एक फुल चैप्टर जेनेटिक्स के साथ वो भी निकल जाएगा। स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन प्लांट फूड प्रोडक्शन, इसकी बात करेंगे हम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर खत्म कर लिया मैंने।